हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हो सकती है मुलाकात। इन दोनों की हो सकती है बैठक। जी हां दोस्तों, तो वहीं दोस्तों पहली बार कनाडा से तनाव के बीच कनाडा के मुद्दे पर कुछ इस प्रकार से बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको बताएंगे दोस्तों क्या कहा उन्होंने सबसे पहली बार, साथ ही साथ बताएंगे। दूसरी तरफ भारत कनाडा संबंधों पर खुलकर जयशंकर जी ने भी बड़ा बयान दिया है। साथ ही अमेरिका और कनाडा ने मिलकर बढ़ाई चीन की टेंशन, संवेदनशील इलाके में उतार दिया युद्ध पोत। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, साथ ही गांदरबल में आतंकवादियों के अटैक के बाद उमर अब्दुल्ला ने दे दिया इस्तीफा। बताएंगे दोस्तों क्या रहा इस्तीफा का कारण, साथ ही साथ बताएंगे चीन भारत समझौते पर AIMIM चीफ ओवैसी ने ऐसा क्यों कह दिया कि चीन भारत समझौते के विवरण का इंतजार है। यानी कि दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां क्या ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होगी मुलाकात। बता दें चीन के विदेश मंत्रालय ने रशिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित बैठक से जुड़े सवाल को टाल दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस बारे में अगर कुछ नया होगा तो हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। दोनों नेता मंगलवार से शुरू होने वाले इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, यानी आज से। दोस्तों बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कजान दौरे से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी दी कि भारत और चीन के वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर एक सहमति पर पहुंच गए हैं। हालांकि बीजिंग की ओर से इस सहमति पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन संबंध काफी बिगड़ गए थे। दशकों बाद ये सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। LAC पर सहमति को लेकर खबर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी बता दें पिछले हफ्ते चीन ने घोषणा की थी कि शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वो वैश्विक दक्षिण के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अन्य पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, जबकि हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिनपिंग आपस में बैठक कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई हैं। यहाँ तक कि चीनी विदेश मंत्रालय तक ने इस खबर पर फिलहाल तो लगाम लगाने की बात कही है, लेकिन अगर वाकई में जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक होती है दोस्तों, तो अब आप समझ लीजिए कि LAC समझौते में चीन की नियत पर एक्सपर्ट्स को हमेशा से शक ही रहा है और इस बार भी शक रहने वाला है। साथ ही साथ बता दें कनाडा से तनाव के बीच पहली बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहा भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन कभी नहीं करता। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच बीते कुछ दिनों से राजनयिक तनाव काफी खराब हो गए हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेतुके आरोपों को भारत ने सिरे से नकार दिया है। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और कनाडा के राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है। अब इस पूरे तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को NDTV विश्व सम्मेलन में कहा कि भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं करता और दुनिया भी इस बात को समझ रही है कि देश से के संबंधों की बुनियाद विश्वास तथा विश्वसनीयता के आधार पर होती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कनाडा से जुड़ी घटनाओं का कोई सीधा जिक्र नहीं किया दोस्तों, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ट्रूडो और कनाडा को ही तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया है कि हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है और ये बात दुनिया समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति दुनिया में खुशहाली लाती है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी इनडायरेक्टली ट्रूडो को ऐसी बात कह दी है पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वाकई में ट्रूडो को जमीन पर लाकर बैठा देगा। जी हाँ, साथ ही साथ लगे हाथों आपको बता दें गंभीर संकट में अल्पसंख्यक समुदाय। जी हाँ, ट्रूडो ने राजनीतिक फायदे के लिए दुनिया भर के सिखों की छवि बिगाड़ी है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा दोस्तों, किसने ये बात कही बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हालिया राजनीतिक रणनीतियों के ने सिख अल्पसंख्यक समुदाय को गंभीर संकट में डाल दिया है। विशेषज्ञों डॉक्टर हरदेव सिंह के अनुसार ट्रूडो ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सिख समुदाय का दुरुपयोग किया है। ट्रूडो का ये राजनीतिक खेल एक चेतावनी है कि कैसे मतदाता राजनीति अल्पसंख्यक समुदायों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि कनाडा ये समझने में असफल रहता है तो इसकी पहचान और मूलभूत सिद्धांत खतरे में पड़ सकते हैं। हाल में एक आयोग के सामने ट्रूडो ने सिख समुदाय के हितों को साधने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। उनका सफाई देना और आरोप लगाना केवल राजनीतिक अवसरवाद का हिस्सा है। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको लगे हाथ तो ये भी बता दे भारत कनाडा संबंधों पर खुलकर पहली बार जयशंकर ने दिया बयान। कह दिया ट्रूडो के सामने दोहरा मापदंड भी हल्का शब्द है। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते संबंधों को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपनी राय रखी है। उन्होंने
में कहा कि कनाडा भारतीय राजनयिकों के साथ जैसा व्यवहार कर रहा था उसके लिए दोहरे मापदंड भी छोटे शब्द हैं। उन्होंने कहा कि कनाडाई सरकार की बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें भारतीय राजनयिकों द्वारा ये पता लगाने में समस्या है कि भारत के संबंध में वहां क्या हो रहा है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बात करते हुए विदेश मंत्री ने यह बात कही। वहीं बता दें, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर बढ़ाई चीन की टेंशन, संवेदनशील इलाके में उतारा युद्धपोत। जी हां, ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब चीन और ताइवान को अलग करने वाले स्टेट में अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत की हलचल दिखी है। अमेरिका और कनाडा के युद्धपोतों के ताइवान और चीन के बीच के जलमार्ग से गुजरने से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका और कनाडा ने यह कदम हाल के दिनों में इस क्षेत्र में हुए चीन के बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास के बाद उठाया है। अपने युद्धपोतों को स्ट्रेट से गुजार कर दोनों देशों ने क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति के संकेत दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी नियमित रूप से 180 किलोमीटर लंबे ताइवान स्ट्रेट को पार करते रहते हैं ताकि इसको अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में माना जाता रहे, क्योंकि चीन इस पर अपना दावा करता आया है। जी हां, अमेरिकी नौसेना के 7वें फ्लीट ने यह बयान में कहा कि अर्ले बर्ग श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप यूएसएस हिंगिंग्स और रॉयल कैनेडियन नौसेना के हेलिफैक्स श्रेणी के फ्रिगेट एचएमसीएस वैंकूवर ने 20 अक्टूबर को ताइवान स्ट्रेट की नियमित यात्रा की। साथ ही साथ बयान में यह भी कहा गया कि ताइवान स्ट्रेट से हिगिंस और वैंकूवर का गुजरना इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार को दिखाता है, साथ ही इसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के प्रति अमेरिका और कनाडा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लगे हाथों बता दें, बडगाम या फिर गांधरबल, जी हां, 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला ने किस सीट से दे दिया इस्तीफा? बता दें, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने परिवार का गढ़ गांधरबल सीट अपने पास रखा है। प्रो टेम स्पीकर मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बात की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम या गांधरबल दोनों विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे। जब उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया, बडगाम सीट पर उमर अब्दुल्ला 18,000 वोटों से जीते थे, वहीं गांधरबल सीट से उमर अब्दुल्ला 10,000 वोटों से जीते थे। वहीं बता दें, अब नहीं होगा गलवान जैसा टकराव। एलएसी पर भारत और चीन के बीच कैसे बनी बात? बता दें, जयशंकर जी ने दी बड़ी जानकारी। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए एग्रीमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में जाने से पहले इसको एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए सहमति होने से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी देखने को मिलेगी। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आज एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में ये बात कही कि भारतीय और चीनी सैनिक मई 2020 में सीमा पर गतिरोध शुरू होने से पहले की तरह गश्त फिर से शुरू कर सकेंगे। इससे पहले आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की है कि भारत और चीन हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर पहुंच गए हैं और इससे सैनिकों की वापसी और तनाव का समर्थन हो सकता है। वहीं बता दें, एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा कि चीन भारत समझौते के विवरण का है इंतजार? दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के रशिया दौरे से पहले यह बड़ी घटना मानी जा रही है। हालांकि दूसरी ओर एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वो भारत और चीन के बीच हुए इस समझौते के विवरण यानी डिटेल का इंतजार कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच हुए समझौते को लेकर ओवैसी ने कहा कि हम चीन के साथ सहमति से तय की गई व्यवस्था के विवरण का इंतजार कर रहे हैं। विदेश सचिव की भाषा अप्रकट थी। ओवैसी ने कहा कि हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने की शर्तों को भी जानना होगा। 2017 के बाद डोकलाम में जो कुछ हमने देखा ये उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जहां पीएलए ने क्षेत्र में अस्थायी मौजूदगी हासिल कर ली थी। जब तक पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक नतीजे के बारे में निश्चित होना कठिन है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, रूस के ड्रोन हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन पहुंचे अचानक से यूक्रेन। जी हां, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन की राजधानी में रशिया के ड्रोन हमले के कुछ घंटों बाद सोमवार को अघोषित यात्रा पर कीव पहुंचे। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी साझेदारों से युद्ध के लिए सैन्य सहयोग उपलब्ध कराते रहने का आह्वान किया है। जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर कहा कि उनकी चौथी यात्रा दर्शाती है कि अमेरिका के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन के साथ खड़ा है। जेलेंस्की पश्चिम के सहयोगी देशों से करीब 3 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी तथाकथित विजय योजना का समर्थन करने का अनुरोध कर रहे हैं। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियन सेनेटर ने पार्लियामेंट में लगाए किंग्स चार्ल्स के विरोध में नारे, कहा यह तुम्हारी जमीन नहीं। जी हां, आप मेरे राजा नहीं हो, आप लोगों ने नरसंहार किया है। किंग चार्ल्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। सरकार उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस यात्रा से खुश हैं। दरअसल किंग चार्ल्स के दौरे को ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। सोमवार को किंग चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया की संसद में भाषण देने पहुंचे। उनके संसद पहुंचते ही एक मूल निवासी सांसद लीडिया थोरपे ने उनका विरोध करते हुए नारे लगाए, कहा कि तुम राजा नहीं हो, तुम उन लोगों ने हमारे लोगों का नरसंहार किया है, यह तुम्हारी भूमि नहीं है। थेरपे के इस विरोध प्रदर्शन से संसद में अफरा तफरी मच गई। थेरपे को सुरक्षा कर्मियों ने सदन से बाहर निकाला, तब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो सकी। दोस्तों, अपने विरोध प्रदर्शन के बारे में
बताते हुए थोरपे ने मीडिया को बताया कि वो किंग चार्ल्स को साफ संदेश देना चाहती थी कि वो इस भूमि के नहीं है। थोरपे ने कहा कि वो हमारे राजा नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी भी अपनी संप्रभुता को ब्रिटिश क्राउन के हवाले नहीं किया था, जैसा कि न्यूजीलैंड और अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों ने किया था। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन एनकाउंटर में मारे गए 4 नक्सली। जी हाँ, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सोमवार को पुलिस मुठभेड़ में कम से कम 4 नक्सली मारे गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की सीमा से लगे इलाके में हुई। अधिकारी ने बताया कि गढ़चिरौली पुलिस की C60 कमांडो टीम और CRPF की टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस बल को सूचना दी थी कि इस इलाके में कई नक्सलिए हैं। इसके बाद पुलिस ने इस इलाके की कार्रवाई की। कोपरी गढ़चिरौली के भमरागढ़ तालुक में अंतिम वन क्षेत्र है। इस इलाके में काफी लड़ाइयां चल रही हैं। पुलिस को इस कोने के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद इस जंगल में ऑपरेशन चलाया गया है। C60 पुलिस दस्ता की 60 टुकड़ियां बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही बता दें, किसने रची थी गांदरबल को दहलाने की साजिश? जाकिर नाइक, हाफिज सईद या फिर सज्जाद गुल? क्या है 48 घंटे की एक कहानी? बता दें, जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में दशकों से आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई, वहां अचानक रविवार रात आतंकियों ने बड़ा हमला कर दिया। आतंकी हमले में 7 लोगों की जानें गई। पहली बार किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है। लेकिन गांदरबल हमले के पीछे टेरर तिकड़ी है। ये तिकड़ी जाकिर नाइक, हाफिज सईद और शेख सज्जाद गुल की है। क्या जाकिर नाइक ने गांदरबल में हमले का आइडिया दिया? क्या हाफिज सईद ने उस आतंकी हमले का ऑर्डर दिया और शेख सज्जाद गुल ने उस आतंकी हमले को अंजाम दिया? क्या वाकई में ऐसा है? जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है, वहाँ का राजकीय मेहमान बनकर आराम फरमा रहा है। मुमकिन है कि उसी ने आतंकी हमले का आइडिया दिया होगा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने से बौखलाए आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को दहला दिया। गांदरबल में बन रहे जेड मोड टनल प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारी रोज की तरह खाने के लिए मेस में इकट्ठा हुए थे, तभी हथियारों से लैस 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जी हाँ दोस्तों, अचानक हुई इस फायरिंग से लोग सहम गए और हमला करने वाले आतंकी मौके से फरार हो गए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान में 1 करोड़ से सवरेगा ऐतिहासिक बावली साहिब हिंदू मंदिर। 64 साल बाद होगी पूजा। हिंदुओं ने इसको लेकर जता दी खुशी। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर दोस्तों अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के ऐतिहासिक बावली साहिब मंदिर को फिर से बनाया जाएगा। इस मंदिर में 64 साल से पूजा पाठ बंद है और ये फिलहाल काफी खस्ता हालत में है। पंजाब के नारोवाल जिले के जफरावाल कस्बे में यह मंदिर है, जिसे 1 करोड़ की लागत से संवारा जाएगा। बजट जारी होने के बाद वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने बावली साहिब मंदिर में निर्माण का काम शुरू कर दिया है। ETBP पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों के रखरखाव की जिम्मेदारी की संस्था है। तो वहीं आपको बता दें, यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंचे भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी समुद्र रक्षा सहयोग पर की चर्चा। जी हां, भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पहुंचे। अब यहां पर समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर UAE नौसेना के अधिकारियों से बात करेंगे। सोमवार को अबू धाबी में UAE नौसेना बल के कमांडर रियल एडमिरल पायलट सईद बिन हमदान अल नहयान ने भारत के नौसेना प्रमुख का स्वागत किया। भारतीय नौसेना के मुताबिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उनकी नौसेनाओं के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए नौसेना प्रमुख 24 अक्टूबर तक UAE के दौरे पर है। ये वो यहाँ भारत UAE द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भी शामिल होंगे। जी हाँ, तो वहीं बता दें, बाथरूम में गिरने से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को ब्रेन हेमरेज। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रशिया में होनी थी इनकी बैठक। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में ग्लोबल मंथन में उनकी कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होनी है। इस बीच 7 समंदर पार से खबर आई है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा यानी कि ब्राजील के प्रेसिडेंट बाथरूम में गिरने से घायल हो गए। डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उनका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद उनके आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आपको बताते चले कि लूला को रूस में प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना था। आपको बताते चले कि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि मोदी रशिया में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने घर पर सिर में चोट लगने के कारण थोड़ी ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दे दी गई। जी हाँ, आप भी गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भूटान में घुसकर चीन ने बनाए 22 गांव। खतरे में डोकलाम। शी जिनपिंग की खतरनाक साजिश पर क्या करेगा अपना भारत? बता दें, एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन ने भूटान की पारंपरिक सीमाओं के भीतर 22 गांव और बस्तियां बनाई है, जिनमें 19 गांव और 3 छोटी बस्तियां शामिल है। 3 गांवों को कस्बों में अपग्रेड किया जाना है। इसमें 7 सीमा पार निर्माण 2023 की शुरुआत से ही सामने आए हैं, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता की बात है। 2016 में चीन ने भूटान के हिस्से के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले क्षेत्र में एक गांव का निर्माण शुरू किया था। विदेशी पर्यवेक्षकों और सरकारों को इसका पता लगाने में 5 साल लग गए। तब तक चीन ने भूटान की सीमाओं के भीतर 2 और गांव बना लिए थे, जो सभी सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में थे। साथ ही साथ बता दें, हर बार हिंदू ही टारगेट पर क्यों? जी हां, भारत से लेकर अमेरिका तक छिड़ी बहस। तो रामास्वामी का जवाब, कट्टर
कट्टरपंथ के मुंह पर तगड़ा तमाचा। दोस्तों, विदेशों में हिंदू धर्म के अनुयायियों को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई है। इस बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी और एक अमेरिकी नागरिक के बीच हालिया बातचीत को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें रामास्वामी ने हिंदू धर्म को लेकर विरोधी टिप्पणियों पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में सीनेट का चुनाव लड़ रहे रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी काफी चर्चा में हैं। हाल ही में रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी और एक अमेरिकी नागरिक के बीच हुई बहस में हिंदू धर्म को दुष्ट और मूर्ति पूजक धर्म करार दिए जाने पर विवेक रामास्वामी ने जोरदार प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए कहा कि हर बार हिंदुत्व ही निशाने पर क्यों। दरअसल ऐसी घटना अमेरिका में धार्मिक असहिष्णुता के प्रति विभिन्न संस्कृतियों को उजागर करती है, खासकर जब इसकी तुलना भारत से की जाती है। साथ ही साथ बता दें, कर्ज से दबे मालदीव को दोस्त चीन और इस्लामिक देशों ने दिखाया ठेंगा, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। जी हाँ, मालदीव जिसे तैरता हुआ स्वर्ग माना जाता है, वर्तमान में भारी कर्ज संकट का सामना कर रहा है। 1970 के दशक से ये पर्यटन का मुख्य केंद्र बना है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इसे गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया। महामारी के दौरान जब अधिकांश देश बंद थे, मालदीव ने सभी देशों के लिए अपने द्वार खोल दिए, जिससे उसे कुछ हद तक लाभ हुआ। मालदीव का पर्यटन क्षेत्र जीडीपी में 28% का योगदान देता है और ये विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत है। हालांकि अब इससे विदेशी निवेश के से वित्त पोषित बड़े बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स के कारण ऋण संकट का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि यदि मालदीव ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो ये उच्च ऋण संकट का शिकार हो सकता है। साथ ही बता दें, इजरायली राजदूत ने भारत की जमकर तारीफ की। पश्चिम एशिया में शांति लाने में इंडिया की होगी बड़ी भूमिका, भारत पावर हाउस बनने जा रहा है। जी हाँ, भारत में इजरायल के राजदूत कुरुवैन अजहर ने कहा कि उनके देश को ईरान पर कार्रवाई का अधिकार है। अजहर का कहना है कि इजरायल शांति का पक्षधर है, लेकिन ईरान ने जिस तरह 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलें दागी थी, इसके बाद इजरायल को भी जवाबी हमले का पूरा हक है। अजहर ने भारत की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत को उभरती हुई शक्ति बताते हुए कहा कि नई दिल्ली की पश्चिम एशिया में बड़ी भूमिका होगी। इजरायली राजदूत ने सोमवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में ये बातें कही हैं। साथ ही साथ बता दें, आर्थिक तंगी से जूझते पाकिस्तान की जेल में इमरान खान खा रहे हैं चिकन, मटन और अंगूर। अफसरों ने दिखाया पूर्व पीएम का मेन्यू। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ खराब बर्ताव के दावे को अडियाला जेल अधिकारियों ने खारिज कर दिया। इमरान खान की पार्टी पीडीआई के नेताओं का कहना है कि उनके नेता को जेल से दूसरे कैदियों से अलग थलग तनहा बैरक में रखा गया है और उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है। पीटीआई के दावों को झूठा बताते हुए अडियाला जेल के अफसरों ने इमरान खान को दिए जाने वाले इमरान खान का मेन्यू जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि इमरान खान को चिकन, मटन और फल दिए जा रहे हैं। कई मुकदमों को सामना कर रहे इमरान खान लंबे समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। तो वही बता दें, पाकिस्तानी संसद ने कतरे न्यायपालिका के पर अब सिर्फ 3 साल पद पर रह पाएंगे चीफ जस्टिस। जी हाँ, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है। पाकिस्तान की मीडिया में आई खबर से यह जानकारी मिली। डॉन न्यूज की खबर के अनुसार 336 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में मतदान के दौरान 225 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। संशोधन पारित करने के लिए सरकार को 224 मतों की आवश्यकता थी। संशोधन को मंजूरी देने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होता है और सीनेट में रविवार को संशोधन को मंजूरी देने के लिए 4 के मुकाबले 65 वोट पड़े। साथ ही साथ बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दोस्तों, 5 महिलाओं पर भी दाव खेल गई है कांग्रेस। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सोमवार को 13 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में 5 महिलाओं को टिकट दी है, जिसमें महकमा से दीपिका पांडे सिंह तो बड़का गांव से अंबा प्रसाद साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। जी हाँ, दीपावली के त्योहार में महज चंद रोज ही बचे हैं। ऐसे में इस उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार से पहले तोहफा दिया है। सूबे की योगी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का भुगतान 30 अक्टूबर से पहले करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार 21 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों, अधिकारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन 30 अक्टूबर को ही जारी कर दिया जाएगा, ताकि सभी लोग त्योहारों का आनंद बिना किसी वित्तीय समस्या के ले सके। जी हाँ, तो वहीं बता दें, कोलकाता रेप केस को लेकर खबर। सीएम संग मीटिंग में जूनियर डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल, पर जारी रहेगा विरोध। जी हाँ, कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले की जांच को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद सोमवार को अपनी 15 दिन की भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। डॉक्टरों की तरफ से मंगलवार को होने वाली हेल्थ स्ट्राइक भी वापस ले ली गई है। इससे पहले इस गतिरोध को सुलझाने के लिए सोमवार शाम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के बीच राज्य सचिवालय नबन्ना में करीब 2 घंटे बैठक हुई। साथ ही साथ
तो बता दें सर्दियों की आहट के साथ ही प्रदूषण ने फिर डाल दिया डेरा। दमघोटू हुआ माहौल, ग्रैप का स्टेज 2 हुआ लागू। जी हां, दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण की खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली वासियों ने 94 दिनों के बाद सोमवार को बेहद खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ली और शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 पर पहुंच गया। इस बीच दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर कैक्यूम ने आदेश जारी किया। मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैप 2 लागू होगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी। और किस किस चीजों पर रोक रहेगी दोस्तों, इसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना कतई मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।